प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.3 के दूसरे प्रश्न के सभी खंडों को देखने वाले हैं, हल करने वाले हैं। ठीक है, पढ़ने वाले हैं। तो प्रश्न कह रहा है हमारा, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। रैखिक समीकरण के युग्म बनाने, रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि उनका अस्तित्व है। उनका अस्तित्व है का मतलब कि अगर हल निकल पा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो समीकरण बनेंगे हर एक प्रश्न में, उन समीकरण के द्वारा अगर हम ग्राफ में कोई लाइन ड्रा करेंगे तो वो दोनों लाइन संगत होंगे। और संगत होने की दो स्थितियों को हमने आपसे डिस्कस किया है। पहली स्थिति तो ये हो गई और दूसरी स्थिति इसी के ऊपर दूसरी लाइन। ठीक, तो ये दोनों स्थितियां संगत की, असंगत की जब पैरेलल हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। ठीक है, तो ठीक है। फिर पहला प्रश्न है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? ज्ञात करना है हमें, भिन्न कौन सी होगी। ठीक, तो आपको यहाँ पर मानना होगा, माना अंश x हर y, तब भिन्न, भिन्न हमारा क्या बनेगा भाई? अंश x हो गया, हर y हो गया। यही भिन्न हमारा बनेगा और इसी को ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू जब मिल जाएगी तो यहाँ पर रख देंगे तो भिन्न हमें ज्ञात हो जाएगा। प्रश्नानुसार आप देखोगे, प्रश्नानुसार आप देखोगे कह रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए, अब यहाँ पर लिखोगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, अंश में एक जोड़ दो, अंश में एक जोड़ दिया गया, हर में से एक घटा दें, हर में से एक घटा दो तो भिन्न एक में बदल जाती है। मतलब अब किसके बराबर हो गई? एक के बराबर हो गई है। ठीक है, एक के बराबर हो गई है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम हल कर लेंगे और हल करके देख लेते हैं किस रूप में आएगा। यहाँ पर बटे एक करोगे, है ना, गुणा कराओगे इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे। देखो कुछ इस प्रकार से एक का गुणा इसमें कराओगे तो क्या आएगा? x+1 बराबर y-1 का एक में गुणा होगा तो क्या होगा? y-1। ठीक है, x को यहीं रखो, y को इधर लाओ, -y। एक पहले से है, ये वाला एक इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो x-y, एक और एक कितना हो जाएगा? +2 इक्वल टू 0। ये हमारा प्रश्नानुसार पहला समीकरण बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब देखो दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है भाई? दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें, यदि क्या करें? हर में एक जोड़ दिया जाए, यदि हर में एक जोड़ दिया जाए
प्रश्नानुसार ही चल रहा है। तो अंश में कुछ नहीं करना है, हर में एक जोड़ दो, तो वह कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। अब इसको हल कर लो पक्षांतर वगैरह करके। x 2 का गुणा यहाँ कराओगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर, इस पूरे का गुणा 1 में कराओगे तो वही आएगा हमारा y+1। ठीक है, सारी चीज़ों को उठा के इधर कर लो। 2x, y को इधर करोगे तो क्या हो जाएगा, -y। ठीक, और 1 को भी इधर कर लो तो ये क्या हो जाएगा, -1 बराबर बचेगा क्या, 0। तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया हमारा, प्रश्नानुसार दूसरा समीकरण ये बन के तैयार हो गया समीकरण। तो कह रहे हैं कि विलोपन विधि से हल करो, मतलब विलुप्त करना है। तो दोनों में देखो कुछ ऐसा है जो कि इक्वल दिख रहा है, y, एक y यहाँ पर भी है और एक y यहाँ पर भी है, दोनों ही माइनस में है, दोनों ही किस में है, माइनस में। तो दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर जोड़ेंगे तो चिन्ह चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, तो इसका मतलब घटाना होगा। जब घटाएंगे तो एक का चिन्ह बदल जाएगा प्लस में और दूसरे का माइनस में रहेगा, तो y हमारा विलुप्त हो जाएगा। तो नीचे लिखोगे समीकरण एक, समीकरण एक ऋण 2 करने पर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, समीकरण एक में से 2 को घटाने पर। ठीक है, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, आप ऐसे लिखना, समीकरण एक में से 2 को घटाने पर। तो समीकरण एक लिखेंगे सबसे पहले, x - y+2 बराबर 0। दूसरा समीकरण 2x - y-1 बराबर 0। लाइन खींचना है। घटाना है तो घटाओगे तो चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है। प्लस में है तो इसको हम माइनस में, माइनस में है तो प्लस, माइनस है तो प्लस में। ठीक है, 0 ना ही प्लस होता है ना ही माइनस होता है। y यहाँ पर माइनस है, y यहाँ पर प्लस हो चुका है, तो ये वाला y इस y से कट जाएगा, बचेगा हमारा x -2x, 2 प्लस में है और एक भी किस में आ चुका है, प्लस में, =0। इसको सॉल्व करेंगे हम, x और -2x कितना हो गया, -x, और 2 + 1 दोनों ही प्लस में है तो क्या हो जाएगा, 3 =0। -x को यहीं रखो, 3 को बराबर के इधर कर दो तो क्या हो जाएगा, -3, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया हमारा, 3। x बराबर सॉल्व होके कितना आ गया, 3। अब हमें इसी x का मान उठा के उन दोनों समीकरणों में से किसी भी एक समीकरण में रख देना है। तो जो समीकरण सबसे आसान होगा मैं उसी में रखूँगा। ठीक है, इससे इसको आप जानते हो। तो मैं समीकरण एक में रख रहा हूँ। समीकरण एक में x का मान रखने पर, समीकरण एक में x का मान रख दिया जाए, फिर तो x - y+2, तो x के स्थान पर कितना रख दोगे, 3, y के स्थान पर y ही रहेगा, +2 = 0। तो 3 प्लस में है, 2 भी प्लस में है, 3 2 5 -y बराबर 0। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, या तो मैं y को उठा के उधर कर दूँ तो प्लस में हो जाएगा तो y बराबर 5 हो जाएगा, या तो 5 को उठा के मैं उधर करूँ तो 5 माइनस में जाएगा, तो ये वाला माइनस और y वाला माइनस कटेगा। ठीक है, इजी यही है कि मैं y को उठा के उधर कर देता हूँ, ऐसे ही आपको भी करना है। तो ये देखो y कितना निकल के आ गया हमारा, 5, x बराबर 3 और y बराबर 5। तो भिन्न क्या था, भिन्न था हमारा x/y, जो कि अब 3/5 के रूप में आ चुका है। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की
3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी? सोनू की आयु कितनी होगी का मतलब ये है कि नूरी और सोनू की वर्तमान आयु कितनी होगी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहा 5 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष पश्चात, पहले की बात कर ली और आगे की बात कर ली। वर्तमान में पूछ रहे हैं भाई कितनी आयु है, तो हम यहाँ पर मानेंगे, माना नूरी नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, और कौन है दूसरा? सोनू। सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ये तो वर्तमान हो गया। अब प्रश्नानुसार हम देखेंगे। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु बताओ कितनी होगी, और सोनू की भी देखनी है। ठीक है, जैसे तुम अगर आज 20 साल के हो तो 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व कितने साल के रहे होगे? 15। कैसे पता? 20 में से हमने 5 को माइनस किया। तो इसी प्रकार से नूरी की आयु कब? 5 वर्ष पहले। तो आज कितनी है? x है। तो 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी? तो x माइनस 5 वर्ष। समझ गए? इसी प्रकार से सोनू की वर्तमान आयु y है, तो 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी? y माइनस 5 वर्ष। ठीक, ये हो गया। अब प्रश्नानुसार ही कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, यहाँ पर लिखोगे 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बराबर 10 वर्ष पश्चात। अच्छा 1 मिनट, थोड़ा सा, नहीं तो आगे पीछे हो जाएगा, साथ में ही ले चलते हैं इसको। ठीक है, देखो 5 वर्ष पूर्व वाली कहानी हो गई। किसकी आयु कितनी थी? सोनू की, और बाकी नूरी की। ठीक है, तो कह रहे हैं 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु की, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की जो आयु है 5 वर्ष पहले, वो किसके बराबर है? सोनू के आयु के 3 गुने के बराबर है नूरी की आयु। बात समझ गए होंगे? ठीक है, ओके। चलो, इसको थोड़ा सा पक्षांतर करके समीकरण को यहीं पर हम फाइनल करेंगे, इस वाले समीकरण को। x माइनस 5 इक्वल टू 3 का गुणा अंदर करा दो, 3y माइनस 3 बचे 15। सारी चीज़ों को उठा के इधर रख लो। x इसको उधर इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? 3y, यहाँ माइनस 5y पहले से है, 15 प्लस में आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो x माइनस 3y, 15 प्लस में है, 5 माइनस में है, तो बचेगा हमारा प्लस में 10 इक्वल टू 0, जो कि समीकरण बन के तैयार हो चुका है। ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्रश्न आगे क्या कह रहा है, उसको भी देखते हैं। ठीक है, चलिए
कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, अब कहानी 10 वर्ष में चला गया, 5 वर्ष के बाद कहाँ चला गया, 10 वर्ष। आपको उसके नीचे ही करना है, प्रश्न दिखता रहे इसलिए मैं बगल में कर रहा हूँ। तो प्रश्नानुसार 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, मतलब 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी हो जाएगी। आज यक्स है, 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x+10 वर्ष, x+10 वर्ष। इसी प्रकार से सोनू की आयु 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी भाई, 10 उसमें और जुड़ जाएगा। ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं कि भाई नूरी की आयु, किसकी आयु, नूरी, नूरी कितनी, x+10, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। सोनू की जो भी आयु है उसके 2 गुने के बराबर हो जाएगी। उसके 2 गुने के बराबर हो जाएगी किसकी आयु, नूरी की। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x+10 इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई अंदर करा दो, 2y+20, x 2y को इधर लाओगे तो -2y, प्लस में 10 है, माइनस में 20 है ना, x 2y इधर आ गया, प्लस में 10 है, -20 इक्वल टू 0। ठीक है, x -2y और -10, बड़ा 20 है तो चिन्ह बड़े वाले का लगेगा, घटा देंगे तो बराबर 0। ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन बन के तैयार हो गया है, क्योंकि इसको और छोटा नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको हम दूसरा इक्वेशन बना लेंगे। ओके, तो प्यारे बच्चों, समीकरण दोनों ही तैयार हो गया है और हमें विलोपन विधि से इसे सॉल्व करना है। विलोपन विधि में किसी एक को विलुप्त करना होता है, तो हम किसी एक को विलुप्त करेंगे। देखते हैं, दोनों में जो इक्वल होगा उसी को विलुप्त कर देंगे। देखो, इस समीकरण में भी x एक ही है और इस समीकरण में भी x एक ही है, इसलिए आसान होगा कि हम x को विलुप्त कर दें। तो नीचे लिखोगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है, तो सबसे पहले हम समीकरण 1 लिख लेंगे बराबर 0, उसके बाद समीकरण 2 लिखेंगे। ठीक है, और इन दोनों को क्या करेंगे भाई, घटा देंगे। घटाने पे क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। तो एक x प्लस में है, एक x माइनस में है, तो ये दोनों कट जाएंगे, कट के 0 हो जाएगा। 3y जो कि माइनस में है, प्लस में 2y है और प्लस में 10 है, प्लस में ही ये भी 10 है हमारा, इक्वल टू 0। ठीक है, 3y में से 2y निकालोगे तो बचेगा माइनस में y, क्योंकि 3 बड़ा है और माइनस में है, और 10 ये हमारा बन जाएगा 20 प्लस में बराबर 0। 20 को उठा के हम इधर करेंगे, -y इक्वल टू -20, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। फाइनल जो हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा भाई, y इक्वल टू 20। मतलब समझ गए, y का मान कितना आ गया, 20। और इसी y का मान उठा के पहले या दूसरे किसी भी समीकरण में आप रख सकते हो। तो मैं प्रेफर करूँगा कि पहले ही इक्वेशन में रखूँ। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर,
तो x माइनस 3, वाई की वैल्यू 20 हो जाएगी, प्लस 10 इक्वल टू 0। x 3 दूनी 6 मतलब माइनस में 60, प्लस प्लस और माइनस माइनस, 3 दूनी 6, 3 शून्य, ठीक है, प्लस 10 इक्वल टू 0। और फाइनल बनेगा हमारा 50, है ना। और x इक्वल टू कितना आ गया, इसे इधर करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 50, ठीक है। इस तरीके से हमने x और y के मान निकाल लिए। x कितना है 50, y कितना है 20। चलो देखते हैं x क्या था और y क्या। प्रश्न में देखोगे x हमने क्या मान रखा, नूरी की वर्तमान आयु, y क्या मान रखा, सोनू की। तो x कितना आ गया 50 और y कितना आ गया 20। तो नीचे लिख लोगे, नीचे लिखोगे नूरी की वर्तमान आयु, जो कि हमने x मान रखा था, बराबर है 50 वर्ष के। और सोनू की वर्तमान आय, जिसे हमने y मान रखा था, वो कितना है भाई, 20 वर्ष है। अब इस चीज़ को चेक भी करना है कि कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो गई है, हमने कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया जिसकी वजह से गड़बड़ तो नहीं हो गया। x और y की वैल्यू किसी एक समीकरण में रख के देख लो, क्या समीकरण संतुष्ट हो रहा है या नहीं। तो x की वैल्यू 50 रखो यहाँ पर 50, y की वैल्यू 20 रखोगे 20, मतलब 20 यहीं 60, प्लस में 50, 50 में 10 जोड़ दोगे तो 60 हो जाएगा, और 60 माइनस 60 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x और y के मान बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो कहीं ना कहीं दो संख्याओं की बात हो रही है। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं लेता हूँ 51। क्या लिया हमने, 51। यह एक संख्या है 51। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 51 जो कि 51 होता है, 51 होता है, 15 जो कि 15 होता है, मतलब 15 होगा। तो ये इसके बराबर नहीं है। बात समझ गए। पहली चीज इसको दिमाग में रखना, पहली चीज, ठीक है। कोई संख्या अगर 51 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये संख्या 5 और 1 से मिलकर नहीं बना है, ये बना है 50 और 1 से मिलकर, तब जाके कितना हुआ है 51। और ये 50 क्यों बना, क्योंकि इकाई पर 1 है और दहाई पर 5 है। तो 5 में 10 से गुणा हुआ तब 50 है, और इकाई में 1 से गुणा हुआ तो जो था 1 है, ठीक है। इसका मतलब इस पूरी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 गुणे 5 धन 1। बात समझ गए। इसको बस ऐसे समझो, थोड़ा सा नॉर्मली देखो। इसी प्रकार से मैं एक दूसरी संख्या ले रहा हूँ, जैसे कि मान लो 22 ले लेते हैं, नहीं 23 लेते हैं। कितना लेंगे 23। 23 कैसे बना होगा, 20 धन 3। इकाई के स्थान पर 1 है और दहाई के स्थान पर 2 है। तो दहाई का मतलब 10 होता है, 10 से गुणा हुआ होगा 2 में, किस में 2 में, क्योंकि दहाई है 20, प्लस इकाई के स्थान पर 3 है तो 3। इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कोई एक और उदाहरण देख लेते हैं। मान लो 15, क्या मान लेते हैं 15। तो 15 कैसे बना होगा, 15 सॉरी 15 आपका 10 धन 5,
ये मिलकर बना होगा 15। अब 10 का गुणा, क्योंकि इकाई दहाई, दहाई पे 1 है, तो 10 का गुणा किससे हुआ है? 1 से, तो 10 एकम 10 प्लस 5, 5 इकाई के स्थान पर है इसलिए 5 में गुणा होगा 1 से, 1 पंचे 5, तो वही बात हो गई, 10 एकम 10, 5 15। ठीक है। अगर मान लो मैं कहूँ कि भाई मैं मान रहा हूँ कोई संख्या जो कि 2 अंकों की है, वो है हमारा x और y, ये संख्या है। जैसे यहाँ पर एक संख्या 51 था, ऐसे ही हमने यहाँ पर एक संख्या मान लिया है क्या? x और y। क्या इस संख्या को मैं y x लिख सकता हूँ? 51 को 5 1 को क्या मैं 1 5 माने 15 लिख सकता हूँ? दोनों बराबर होंगे? नहीं होंगे। जिस तरीके से ये बराबर नहीं हो रहा है, इसी तरीके से ए वाली संख्या भी एक दूसरे के बराबर नहीं होगी। यहाँ पर क्योंकि गुणा नहीं हो रहा है इसलिए यहाँ पर भी गुणा नहीं हो रहा। ये क्या है? ये एक संख्या है जिसको मैं मान रहा हूँ, 2 अंकों की एक संख्या है जिसे मैं अपने से मान रहा हूँ। ठीक है। एक्स वाई एक संख्या है, जैसे 5 1 जिसको मिला के हम कहेंगे 51। यहाँ पर 5 और 1 को मैं कह रहा हूँ यक्स वाई, लेकिन कोई संख्या तो है नहीं जिससे मैं पढ़ पाऊँ 51 की तरह, तो इसको मैं कहूँगा यक्स वाई। तो क्या इस चीज़ को वाई एक्स लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि 51 को 15 नहीं लिखा जा सकता, इसलिए संख्या यक्स वाई को वाई एक्स नहीं लिखा जा सकता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, संख्या जो यक्स वाई हमने मान रखी है, इसका मतलब है कि ये जो यक्स है ये किस स्थान पर है? इकाई दहाई, दहाई के स्थान पर है। तो इसका मतलब हम 10 गुणे यक्स धन वाई, इस तरीके से इस यक्स वाई को लिख सकते हैं, जैसे इन संख्याओं को हम लिखते आए हैं। ठीक है। इसी तरीके से यक्स वाई 2 अंकों की एक संख्या है जिसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। ये गुणा है आपका, इसको हम 10 यक्स धन वाई के रूप में लिख सकते हैं। अब बताओ इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आई होगी। नहीं आई है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करो और फिर से देखो। ठीक है, ओके। तो अब हम शुरू से फिर से डिस्कस करते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो हम मानेंगे, माना 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या कौन सी है? एक्स वाई। इसको वाई एक्स हम नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? एक्स वाई। ठीक है, अभी पीछे हमने डिस्कस किया। ओके। अंकों का योग 9 है। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ये तो संख्या है पूरी, संख्या 51 क्या है? संख्या है। इसमें अंक कौन कौन से हैं? 5 और 1। कह रहा है कि अंकों का योग मतलब इनका योग, समझ गए? इनका योग। इसी प्रकार से इसमें कह रहा है अंकों का योग x धन y, अंकों का योग किसके बराबर है? 9 के बराबर। ये हमारा पहला इक्वेशन तैयार हो। ठीक है, आगे देखो, इस संख्या का 9 गुना, ये जो पूरी संख्या है इस पूरी संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अच्छा, इस संख्या को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, अभी भी हमने डिस्कस किया, इकाई दहाई, दहाई पर x है तो 10 गुणे x धन y, इस तरीके से कह रहे हैं कि इस संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या लिखी हुई है इसका 9 गुना कर दो, 10x धन y का 9 गुना
संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, जब संख्या का अंक पलटोगे, एक्स वाई है तो क्या बन जाएगा, वाई एक्स, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है पलटने के लिए, इसलिए हम पलट रहे हैं, पलट दिया गया। तो ये किस रूप में ब्रेक हो जाएगा, इकाई दहाई, दहाई के स्थान पर क्या है, वाई, मतलब 10y धन एक्स बनेगा। ठीक है, इस चीज को लिखोगे, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या बराबर वाई एक्स। ठीक है, बनी संख्या बराबर वाई एक्स, बनी संख्या बराबर वाई एक्स। और वाई एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 10y धन एक्स। ठीक, अब फिर से प्रश्न पे आ जाओ। इस संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या था इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या के जो अंक थे उसको हमने क्या किया, पलट दिया, x के स्थान पर y, y के स्थान पर x, पलटने पर बनी संख्या, संख्या कौन सी बनी है, ये वाली, का 2 गुना है। बनी संख्या इसको लिख लो, 10y प्लस एक्स का 2 गुना के बराबर है। ठीक है, यहाँ से दूसरा समीकरण हमारा बनेगा। अब इसको हम अंदर कर लेते हैं, 9 गुणे 10 करोगे तो 90x हो जाएगा, प्लस 9y हो जाएगा, इक्वल टू 20y प्लस 2x हो जाएगा। 90x, इस 20y को इधर करोगे तो माइनस 20y, और यहाँ पहले से प्लस में 9y है ही, और 2x को भी इधर करोगे तो माइनस 2x बराबर 0। सारी चीज़ें हो गई ट्रांसफ़र। ओके, 9y प्लस में 9y प्लस में 90x प्लस में 90x प्लस में 20y माइनस में। ठीक है, 90x में से 2x घटाना है तो कितना बचेगा हमारे पास, 88x, और 20y माइनस में है, 9y प्लस में है, तो बड़ा कौन सा है, 20, तो चिन्ह इसका क्या है, माइनस। अब इसको घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास 11y बराबर 0। दोनों में देखोगे 11 कॉमन मिल जाएगा, है ना, दोनों में कॉमन क्या मिलेगा हमारा, 11 कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम 11 कॉमन ले लेंगे, 11 8 88 माइनस वाई बराबर 0। गुणा कराओगे 11 का तो यही चीज़ें आ जाएंगी, 11 को इधर भेज दो क्योंकि ये गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, और 0 से भाग करेगा तो इसका मतलब 0 हो जाएगा, सारी चीज़ें बराबर 0। ठीक, ये हमारा समीकरण दूसरा प्राप्त हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास समीकरण 2 भी प्राप्त हो चुका है। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा लिखने का जो सही तरीका होगा उसको थोड़ा सा देख लो, कौन सी चीज़ कहाँ लिखी जाएगी, जिसकी ज़रूरत जिसके अकॉर्डिंग होती है उसी अकॉर्डिंग चीज़ों को लिखते भी हैं। ठीक है, तो इस पूरे को यहाँ पर ला, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा सा मतलब संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या ये हो जाएगी, और प्रश्नानुसार कह रहे हैं कि जो संख्या थी उसका 9 गुना पलटी हुई संख्या के 2 गुने के बराबर है, तो यहाँ से हमारा 1 और 2 दोनों समीकरण निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब जब 2 समीकरण हमें प्राप्त हो गए हैं तो प्रश्न में कह ही रहा है कि विलोपन विधि का उपयोग करके इन दोनों को सॉल्व करो।
दोनों समीकरण में आप देखेंगे तो वाई, एक वाई इसमें भी है, एक वाई इसमें भी है, यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है, इसलिए घटाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप घट जाएंगे। कब? जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो समीकरण एक व दो को जोड़ने पर समीकरण एक क्या है हमारा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। समीकरण दो क्या है हमारा, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। इन्हें जोड़ना है तो जोड़ दो। एक्स सॉरी, वाई प्लस में वाई माइनस में एक कट जाएगा, खत्म, 0। 8x में एक एक्स जुड़ जाएगा, इसको क्या कहेंगे हम, 9x। इसको क्या कहेंगे, 9x इक्वल टू 0 और 9 जब जुड़ेगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। 9 गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा भाई, भाग करेगा। 9 एकम 9, तो x बराबर कितना आ गया, 1। ठीक है। किसी भी एक समीकरण में हमें x का मान रख देना है, किसी भी एक समीकरण में। कौन सा समीकरण आसान है, एक। तो समीकरण एक में x का मान रखने पर, ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो x के स्थान पर 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y बराबर कितना आ गया, 9 माइनस 1, वाई बराबर 8। ये निकल कर आ गया, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 8। वो संख्या कौन सी थी, संख्या थी हमारी एक्स वाई, जिसको हमने क्या बनाया था, 10x धन y। तो इसमें x के स्थान पर 1 रख दो और y के स्थान पर 8 रख दो। यहाँ पर 1 रखोगे 8 रखोगे तो कितना बन गया, 18। इसमें भी रख के देख लो, 10 गुणा 1 धन 8, तो फाइनल कितना बन जाएगा, 10 एकम 10 8 18। तो मतलब वह संख्या निकल के कितनी आ गई भाई, 18। यही हमारा आंसर है। ठीक है। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4। ठीक है, चौथा प्रश्न देखते हैं ये क्या कह रहा है। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसमें 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। मतलब 50 के नोट उसको कितने मिले और 100 के नोट कितने मिले। देखो, जब हम मानेंगे कि 50 का नोट x और 100 का नोट y है, तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, नोटों की संख्या बता दी है 25, मतलब x और y का योग 25 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ों को हम देखेंगे। यहाँ पर लिखोगे, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर x। 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर y। ठीक है। प्रश्नानुसार कह रहे हैं कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। 50 रुपए का, हमारे अनुसार 50 रुपए का x नोट है और 100 रुपए का y। तो कुल नोटों की संख्या x धन y बराबर कितने, 25 नोट। समझ गए। कुल नोटों की संख्या, 50 रुपए का कितना नोट है, धन 100 रुपए का कितना नोट है, उन दोनों की संख्या किसके बराबर है, 25। इसको हम बना देंगे भाई समीकरण 1। ठीक है, इसे क्या बना लेंगे, समीकरण 1। इसी प्रकार से आगे देखते हैं।
कुल कितने पैसे हैं उसके पास, कितने रुपए हैं, 2,000 रुपये। ठीक है, 2,000 रुपये। इसका मतलब 50 रुपये का कितने नोट हैं, यक्स। तो 50 गुणे यक्स धन, एक मिनट अभी कंफ्यूज हो जाओगे, 50 रुपए के जितने भी नोट हैं वो कुल कितने रुपए के हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि आपके पास 50 रुपए के 10 नोट हैं। कितने, 10। 50 रुपए के 10 नोट हैं तो टोटल पैसा कितना बनेगा, रुपया कितना बनेगा। 5 एकम 5, 1 0 2 0, कितने रुपए बन गए, 100। ये तो नोट है, इन नोट की संख्या है। 50 रुपए के 10 नोट तो कितना रुपए बन गया, 500। 50 रुपए का 5 नोट होता तब 5 × 5 = 25, इतना रुपए। तो मतलब कितने रुपए का नोट है और उन नोटों की संख्या कितनी है, उनका गुणा जब कराओगे तो पूरा पूरा पैसा निकल के आ जाएगा। बात समझ गए। इसका मतलब 50 रुपए का अगर यक्स नोट है, 50 रुपए का कितना नोट, यक्स नोट, तो कुल कितना रुपया हो गया, 50 यक्स रुपया हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से 100 रुपए के वाई नोट हैं, 100 रुपए के कितने नोट हैं, वाई नोट, तो कुल कितना रुपया हो गया, 100 वाई रुपया। और प्रश्न में कह रहा है कि जो कुल रुपया है इनके पास ये पूरा 2,000 है। मतलब कि 50 यक्स धन 100 वाई बराबर कितना बनेगा हमारा, 2,000। क्योंकि कुल रुपया देखेंगे ना, 50 रुपए के यक्स नोट टोटल कितने रुपए हो गए, 50 यक्स। 100 रुपए के वाई नोट कितने नोट, कितने रुपए हो गए, 100 वाई। तो इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो किसके बराबर होना चाहिए, 200 के बराबर। किसके अनुसार, प्रश्नानुसार। आई होप समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो इसको कर देता हूं मैं इरेज। देखो ये इस तरीके से, ठीक है, इस चीज को मैंने कर दिया इरेज। तो यहाँ लिखोगे 50 रुपए के नोटों का कुल रुपया धन 100 रुपए के नोटों का कुल रुपया कितना, प्रश्नानुसार 2,000। तो 50 रुपए के यक्स नोट हैं तो 50 यक्स हो गया, धन 100 रुपए के वाई नोट हैं तो कितना हो गया, 100 वाई। किसके बराबर होगा, 2,000 के बराबर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चीज़ें हो गई। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या, 50। यहाँ पर x प्लस 2y बराबर 2,000। 50 गुणा कर रहा है पूरे से, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। x प्लस 2y इक्वल टू 2000 डिवाइड बाई 50, 0 से 0 कट गया, 5 × 5 = 5 × 20, 1 0 बचा हुआ, मान 40 आ गया। x प्लस 2y बराबर 40। ये बन गया हमारा दूसरा समीकरण। कौन सा भाई, दूसरा समीकरण। ठीक है, इन्हीं दोनों समीकरणों को हम एक साथ हल करेंगे। कौन सी विधि, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। चलिए x प्लस वाई इक्वल टू 25। यहाँ पर देखो, अच्छा इसको तो लिखना पड़ेगा कि हम जोड़ रहे हैं कि घटा रहे हैं। लिखोगे समीकरण 1, बताओ क्या किया जाए, जोड़ा जाए कि घटा दिया जाए।
दोनों में जो बराबर है वो x है, यहाँ पर भी एक x है, यहाँ पर भी एक x, और दोनों ही प्लस में है, इसका मतलब एक घटाना पड़ेगा। जब एक माइनस में होगा दूसरा प्लस, तो x गायब हो जाएगा। तो एक समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, तो समीकरण एक सबसे पहले हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 25, और दूसरा है हमारा x प्लस 2y बराबर 40। घटाना है तो घटा दो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। x प्लस में था, x माइनस में, कट गया, जीरो खत्म। y प्लस में है, -2y, -2y इक्वल टू 25 प्लस में है, -40, -40। ठीक है, ठीक है। तो y बड़ा है या 2y बड़ा है, तो 2y, इसका चिन्ह क्या है, माइनस में, तो 2y में से एक y निकालोगे तो एक y बचेगा, बराबर। 40 बड़ा है तो चिन्ह माइनस वाला, क्योंकि 40 माइनस में है, तो 40 में से 25 निकालो, 25 5 30 10 40 माने 15, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना आ गया भाई, 15। एक वैल्यू तो हमें पता चल गई है ना। 100 रुपए के नोटों की संख्या को हमने क्या मान रखा था, y। नोटों की संख्या कितनी हो गई, 15 हो गई। ठीक है, अब हम इसी y का मान उठा के किसी एक समीकरण में रखेंगे। मैं प्रेफर करूँगा कि पहले समीकरण में रखा जाए, क्योंकि पहला समीकरण आपका जो है वो क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 25 है। ठीक है, छोटा समीकरण है इसलिए उसी में रखेंगे। यहाँ पर देखो, ज़्यादा ही कुछ हो गया। ओके, यहाँ पर लिखोगे समीकरण एक में y का मान रखने पर, समीकरण एक, ये यही है समीकरण एक। ठीक है, जो छिपा है वो यही था। x को एज इट इज प्लस y के स्थान पर 15 बराबर 25, x बराबर 25 माइनस 15, तो कितना आ गया 10। x की वैल्यू कितनी बन गई भाई, 10। y की वैल्यू 15 है और x की वैल्यू 10 है। इसका मतलब हुआ 50 रुपए के नोटों की संख्या हमने मान रखा था कितना, x, जो कि कितना हो गया, 10 नोट। कितने नोट, 10 नोट। इसी प्रकार से 100 रुपए के नोटों की संख्या जो कि हमने मान रखा था y, और सॉल्व करने के बाद क्या ज्ञात हुआ है, 15 नोट। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी आंसर हमारा फाइनल होता है। चेक करना है सही है या गलत, किसी भी एक समीकरण में x और y के दोनों मान रख दो, समीकरण संतुष्ट होना चाहिए, मतलब बराबर के इधर और बराबर के उधर दोनों तरफ बराबर हो जाना चाहिए। x की वैल्यू कितनी है, 10, तो यहाँ 10 रखो, y की वैल्यू 15, 15 दूनी 30, 10 40, 40 40 बराबर है, इसका मतलब सही है। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा 5वां खंड। कह रहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, प्रथम 3, शुरुआत के 3 दिन का एक नियत किराया जो है, एक नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार का एक प्रश्न और भी आया था इसके पहले वाले किसी एक्सरसाइज में, पहले या दूसरे में। उसमें था गाड़ी का भाड़ा, मतलब कुछ दूरी 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर का उसने बताया था कि
इतना किराया फिक्स है, उसके बाद अगर आप जा रहे हो तो ज़्यादा लगेगा। बात समझ गए? तो कुछ उसी तरीके से ये भी प्रश्न हमारा है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। माना नियत किराया, नियत किराया बराबर x, ठीक है। प्रथम 3 दिनों के लिए नियत किराए की बात हो रही है, इस बात को भी ध्यान रखना। नियत किराया कितना, x रुपए। प्रत्येक दिन का किराया कितना हो जाएगा, इसको मान लिया जाए y रुपए, ठीक है। इसको क्या मानेंगे हम, y रुपए। तो इन्होंने पहले प्रश्न में क्या कहा, 3 दिन का किराया और उसके प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का अलग किराया। सरिता ने 7 दिन तक रखा, तो मतलब प्रथम 3 दिन का किराया प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रथम 3 दिनों का किराया प्लस 7 दिन रखा था, तो 3 दिन तो ये हो गए, 4 दिन बच रहा है, तो 4 दिनों का किराया। 3 दिन ये हो गए, 4 4 3 7, टोटल कितना रुपए लग रहा है भाई, 27 रुपए। कितने रुपए, 27 रुपए। 3 दिनों का किराया, एक दिन का मतलब 3 दिनों का जो नियत किराया है वो कितना है, x। 3 दिन का नियत किराया x है। प्रत्येक दिन का किराया मतलब 3 दिन के बाद जो चौथा दिन होगा उसमें y रुपए लगेगा, 5वें दिन भी y लगेगा, तो हर एक दिन का कितना कितना, y, तो 4 दिन y रुपए लगेगा, तो कितने रुपए हो गए, 4y, जो कि बराबर किसके हो जाएगा, 27 के। ठीक है, ये आपका पहला समीकरण बन के तैयार होगा यहाँ पे। ठीक, इसी प्रकार से अगला स्टेटमेंट देखते हैं। सूजी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के 21 रुपए दिए। तो सूजी के कंडीशन में क्या हुआ, सूजी, ये तो सरिता के लिए था, ये किसके लिए था, सरिता, ये किसके लिए, सूजी। तो प्रथम 3 दिन का नियम इन पर भी लगेगा। प्रथम 3 दिनों का किराया धन, कुल कितने दिन रखा है इन्होंने, 5 दिन रखा है। प्रथम 3 दिन धन 2 दिनों का किराया, 2 दिनों का किराया बराबर कितना है, 21 रुपए के बराबर। ये पूरा किसके बराबर है भाई, 21। तो प्रथम 3 दिन का जो किराया है, जो कि नियत किराया है, प्रथम 3 दिन का नियत किराया कितना है, x रुपए। यहाँ पर हम x लिख देंगे। 2 दिनों का, हर एक दिन का एक्स्ट्रा वाला जो लग रहा है y, तो दो दिन का कितना हो जाएगा, 2y, जो कि बराबर किसके हो जाएगा, 21 के। इसको हम बनाएंगे समीकरण 2। अच्छा, एक चीज़ और, नियत किराया प्रश्नानुसार कह रहा है 3 दिन का। आप इस चीज़ को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, प्रथम 3 दिन के, प्रथम 3 दिन का नियत किराया बराबर x रुपए, ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि नियत किराया जो है 3 दिन के लिए ही है प्रश्नानुसार, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ नियत किराया ही लिखा है। तो ठीक है, समीकरण 1 और 2 हमारे बन चुके हैं। इन दोनों समीकरणों में x और y में से कौन सा ऐसा है जो एक समान है, बराबर मात्रा में, एक x इसमें भी है, एक x इसमें भी है। इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों समीकरणों को हमें घटाना होगा, क्योंकि दोनों ही प्लस में हैं। तो समीकरण 1-2 करने पर, करने पर समीकरण 1 सबसे पहले लिख लो, x + 4y बराबर 27,
और दूसरा है एक्स प्लस 2y बराबर 21। घटाया जा रहा है तो चिन्ह क्या होगा भाई, बदल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसे करना है। ओके, प्लस माइनस जीरो हो गया। 4y में से 2y निकल गया तो कितना बचेगा, 2y बराबर 27 में से 21 निकालो 6, y बराबर कितना हो जाएगा, 3। y का मान कितना आ गया, 3। ठीक है, अब इसी 3 को उठा के किसी एक समीकरण में रख दो। मैं प्रेफर कर रहा हूँ समीकरण 2। समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 में y का मान रख दो भाई, तो x धन 2, y की वैल्यू है 3 इक्वल टू 21, तो 2 6 बराबर 21, x बराबर 21 माइनस 6 15, 15 6 21, तो x बराबर कितना आ गया, 15। और y बराबर यहाँ पर हमारे पास सही है, y बराबर 3। ये दो वैल्यूज़ हमारे पास निकल कर आ चुकी हैं। ठीक है, ओके। चलिए, अब x किस चीज़ का मान था, y किस चीज़ का मान है, इसको देख लेते हैं। x हमारा है नियत किराया, x क्या है हमारा, नियत किराया। और y क्या था, प्रत्येक दिन का किराया। आपको नीचे ही लिखना है, यहाँ पर ये चीज़ें दिखें इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर इस वैल्यू को पेस्ट कर लिया जाए। ये आ गया। ठीक है, तो नियत किराया जो था हमारा वो कितना आ गया है, 15 रुपये, और प्रतिदिन का किराया कितना पड़ रहा है, 3 रुपये। ठीक है, अब इस चीज़ को चेक करके देखना है, इस चीज़ को क्या करना है, चेक करके देखना है कि सही है कि गलत है। किसी एक समीकरण में x और y के मान को रख दो। x बराबर 15 रखोगे, y बराबर 3, 3 चौके 12, 12 और 15 होता है 27। ठीक है, यहाँ पर भी रख के चेक कर सकते हो, 15 और 3 दूनी 6, 15 6 21। ठीक है, इक्वेशन संतुष्ट हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, बोथ साइड इक्वल हो रहे हैं, इसलिए ये जो वैल्यूज़ निकल के आई हुई हैं हमारी, ये बिल्कुल सही निकल के आई हैं। तो अब हम नीचे लिखेंगे कि नियत किराया यक्स बराबर, यहाँ पर लिखेंगे हम नियत किराया यक्स बराबर नियत किराया यक्स बराबर 3 रुपये, सॉरी 15 रुपये, कितना भाई, 15 रुपये प्रतिदिन, प्रतिदिन का किराया y बराबर 3 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से ये भी प्रश्न हमारा खत्म होता है। ये प्रश्नावली पूर्ण रूप से यहीं पर फिनिश भी हो रही है, साथ में चैप्टर भी यहीं पे फिनिश हो रहा है। क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और वीडियो अच्छे से तुम देख पा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि लैग कर रहा हो, चीज़ें रुक रुक के चल रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं जो मैं बोल रहा हूँ जो वॉइस है हमारी वो क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है तुम्हें। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके हमें बताओ, तभी मैं उसमें सुधार कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं है कि पूरी वीडियो को मैं फिर से रिप्ले करके देखूँ। तो आप देख रहे हो, उम्मीद करता हूँ कि आप देख रहे हो, और अगर देख रहे हो तो
ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उन्हें आप हमें कमेंट करके बताना, तो धीरे धीरे चीज़ों को और सुधार दिया जाएगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, कुछ ही बच्चे हैं जो पूरा वीडियो देख रहे हैं, बाकी लोग थोड़ा बहुत देख के इग्नोर करते हैं। हालांकि देखो अभी तो छुट्टी चल रही है, छुट्टी के बाद जब स्कूल स्टार्ट होगा 1 महीने के बाद तुम बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करने लगोगे कि कोर्स हमें फिनिश करना है, चीज़ों को कंप्लीट करना है, आगे बोर्ड का एग्ज़ाम है, और भी विषय हैं उन्हें भी पढ़ना है, क्योंकि ओवरऑल परसेंटेज हमारा अच्छा आना चाहिए। तो इसलिए चीज़ों को अभी से कंटिन्यू रखो, अपनी आदत में रखो। छुट्टी बाकी बच्चों के लिए हुआ है, जिनका बोर्ड एग्ज़ाम है उनके लिए कोई छुट्टी नहीं है। ओके, मन लगा के पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर स्टार्ट करूँगा, उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट पहला वीडियो होगा, उसके बाद एक्सरसाइज भी सॉल्व होता हुआ आपको मैंने दिखेगा। ठीक है, फिर इस क्लास को हम यहीं पर क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप एंजॉय करिए और पढ़ाई अच्छे से करिए।